पे बच्चों को बचाने के लिए कर रहे हैं, पर समाज नहीं समझता है। समाज बोलता है नहीं नहीं आप तो गड़बड़ कर रहे हो। इसके लिए हम हमने ये रॉब्सन क्राइटेरिया और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैलकुलेशन करना जरूरी है। और हमको ये भी देखना जरूरी है कि है क्या हम गलती से नहीं ना कुछ सचमुच में गलत नहीं कर रहे ना, सेक्शन बराबर सही इंडिकेशन पे कर रहे हैं ना, नहीं तो आगे जाके हमारा सबका नाम खराब हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट, ये जो क्राइटेरिया है इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिजेरियन, ये पूरा डिलीवरी का मामला जो है वो पूरा सिजेरियन के ऊपर अटका हुआ है। यदि हम लोग सिजेरियन अच्छी तरह से कम प्रमाण में कर सकेंगे और एट द सेम टाइम मदर और बेबी को ठीक रखेंगे तो ही हम ये जो युद्ध है उसको जीत सकते हैं। तो सिजेरियन delivery is defined as the delivery of fetus through surgical incision in the abdomen and uterus, यानी पेट से ओपन करके बच्चे को ऊपर से निकालना, उसको सिजेरियन बोलते हैं। अलग अलग लोग बोलते हैं, कोई बोलता है जूलियस सीजर का बर्थ हुआ था सिजेरियन से, कोई ऐसा अलग अलग क्यों सीजर का नाम क्यों दिया गया, अलग अलग कारण है, वो छोड़ो, हम लोग उससे मतलब नहीं है। बट हमको सबको मालूम है कि ऊपर से यदि बच्चा निकालेंगे इसका मतलब है सिजेरियन। तो स्टैंडर्ड नंबर 16 क्या है? प्रोवाइडर रिव्यूज क्लिनिकल प्रैक्टिस रिलेटेड टू सीजरियन सेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। सो ये स्टैंडर्ड है वो 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 और 16.5 के 5 एरियाज में डिवाइडेड है। तो 16.1 है वो प्रोवाइडर डिटरमिन्स द नीड ऑफ सीजरियन सेक्शन। तो सीजरियन सेक्शन जरूरी है क्या? तो नर्स और डॉक्टर और जो अस्पताल में और पेशेंट सामने बैठा है, भाई आपको सीजरियन की जरूरत है, क्यों है? क्यों अटका हुआ है? क्या आड़ा है? क्या बाहर नहीं निकल रहा है? क्या फीटल हार्ट रेट डिस्ट्रेस है क्या? तो कारण बताना जरूरी है ना, तो पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव्स को, पेशेंट के हस्बैंड को। तो ये नंबर 1 अब हमारा ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि कारण बताने के बाद पेशेंट बोले हाँ हाँ सब ठीक है, अभी हम सीजरियन सेक्शन करना चाहते हैं, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑपरेशन थिएटर सब ठीक है ना, रेडी है ना, सब ऑक्सीजन बराबर है ना, एनेस्थीसिया ट्रॉली बराबर लगाई हुई है ना, सब कुछ ठीक ठाक है ना, सब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बराबर काउंटिंग किया है ना, नहीं तो एक कुछ सीजर अंदर पेट में रहेगी तो काउंटिंग बिल्डिंग ये सब इंपॉर्टेंट देखभाल करना। इसलिए 6.2.1 टू 6.2.8 सब कुछ देखभाल करके बाबा ओटी सही है ना, गड़बड़ नहीं है ना, ये देखना। ये 6.2 का है। बाद में 6.3 में प्रोवाइडर एंश्योर्स एडिक्वेट केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न। सो डिलीवरी होने के बाद पेशेंट अपनी वार्ड में चला गया तो उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करना है, स्पेशली जो 2 घंटा डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के बाद, तब ब्लीडिंग हो सकता है, पोस्टमार्टम हिमरेज हो सकता है, पेट में कुछ प्रॉपरली स्टिचिंग नहीं किया तो इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग हो सकता है। तो वो कैसा समझेगा अपने को? नहीं तो सडनली आप 2 घंटे के बाद आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो सडनली आप दौड़ के अरे पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है, पेशेंट का ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसलिए 15 मिनट पे, हर 15 मिनट में मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। तो अर्ली पिकअप हम कर सके कि अरे हरे वाले इसमें कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, डॉक्टर को इमीडिएटली बताओ कि ये प्रॉब्लम है। प्रोवाइडर इंश्योर्स अप्रोप्रिएट पोस्टमार्टम केयर फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न। तो पोस्टमार्टम यानी डिलीवरी के बाद मदर और न्यूबॉर्न का केयर इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए, हमारे आगे चल के हमारे सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि सिजेरियन रेट बढ़ते रहेगा तो हमारा नाम खराब होएगा। हमारे सब लोग बोलेंगे कि सब ये सब डॉक्टर लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं, सिस्टर लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट किया जाए, और ऑडिट करके भाई अच्छा 3 बरस में कितना बढ़ गया सेक्शन रेट, अरे क्यों बढ़ गया, ये बढ़ना नहीं मांगता है क्या? हम ऐसा कुछ काम कर सकते थे क्या जिसके कारण सेक्शन रेट को डाउन कर सकते थे? ये ऑडिट के, नहीं तो कैसा समझेगा कि सेक्शन बढ़ रहा है कि नहीं? तो ऑडिट यानी अकाउंटिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे हम हर महीना बोलते हैं ना कि अच्छा अस्पताल में इतना पैसा आया, इतना खर्चा हुआ, ये हुआ वो, तो ऑडिट तो करते हैं ना।
वैसे सीजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी और असिस्टेड वजाइनल बर्थ का भी ऑडिट करना बहुत जरूरी है। तो अभी पुराने जमाने में जब हम सीजेरियन का जब बोलते थे, जिक्र करते थे, तो इंडिकेशन पे बोलते थे कि पक्का पक्का यानी सीजरियन होना ही है। कौन से वो जो इंडिकेशन है जहां सीजरियन करना ही है, दूसरा कोई चारा नहीं है। एक यानी सीपीडी यानी बच्चा बड़ा और जो बाहर निकलने का भाग है जो छोटा, केफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जो हम सब जानते हैं। सेकंड यानी कोरियो एब्नाटाइटिस यानी जो जो एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन है उसमें इंफेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, पेशेंट को बुखार आ गया है, सीवियर बुखार है, पस जैसा बाहर निकल रहा है। थर्ड यानी एक्लैम्सिया या लिवर फेलियर हो गया, हेल्प सिंड्रोम हो गया। फीटल डिस्ट्रेस तो आपको मालूम है, फीटल हार्ट रेट कम हो गया। अम्लाइकल, अरे सडनली रप्चर किया मेम्ब्रेन और अम्लाइकल कॉर्ड ही बाहर निकल गया, उसको हम लोग अम्लाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हैं। प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा नीचे है, बच्चा नीचे आने का सवाल ही नहीं उठता है, प्लासेंटा बीच में बैठा हुआ है, बच्चा आएगा तो ब्लीडिंग हो जाएगा। एबनॉर्मल लाई, आड़ा बच्चा है, उल्टा बच्चा है, और ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस सीजरियन है, अभी रप्चर होने वाला है, यूट्रस फटने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में एब्सोल्यूट इंडिकेशन है। रिलेटिव इंडिकेशन यानी क्या कि हाँ शायद नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं या सीजरियन भी हो सकता है, उसको हम रिलेटिव इंडिकेशन बोलते हैं। तो ये जो कार्डियोटोकोग्राफी जो अपन आजकल लगाते हैं, पेट पे लगाते हैं और बच्चे के स्काल पे लगाते हैं एक इलेक्ट्रोड, और देखते हैं कि बराबर फीटल हार्ट रेट बराबर है कि नहीं। बहुत से लोगों के पास मशीन आजकल है वो, यदि उसमें ऐसा लगा कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, फेलियर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है अच्छी तरह से, लेबर अटका हुआ है, पेशेंट बहुत टाइम से जोर कर रहा है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, और सीजेरियन सेक्शन हो चुका है, ये सबसे बड़ा कारण है प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन। पहले लास्ट डिलीवरी में सेक्शन हो चुका है, कट हो गया है, पेट पे कट है और गर्भाशय पे भी कट है। ऐसे लोगों में हम ऑलवेज डरते हैं कि अरे फट नहीं जाएगा ना, नीचे से डिलीवरी ट्राई करेंगे तो ये प्रेशर से क्या फट जाएगा क्या, रप्चर हो जाएगा क्या। तो ये रिलेटिव इंडिकेशन है। तो एक है ना इंफॉर्मेशन टू प्रेग्नेंट वीमेन, कंसेंट इंपॉर्टेंट है। ये जो सब कंसेंट फॉर्म्स है वो आपको दिए जाएंगे, तो अब मैं ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करूंगा। ऑब्स्टेटिक नोट, एनेस्थेटिया चेक, एनेस्थेसिया नोट, ऑब्स्टेटिक नोट यानी सीजरियन के बाद ऑलवेज अभी सिस्टर है बोलेगा डॉक्टर पहला इन्फॉर्म कंसेंट लो। आजकल इन्फॉर्म कंसेंट जो होता है हिंदी में होना मांगता है या पेशेंट के लैंग्वेज में होना जरूरी है। आप इंग्लिश में कंसेंट बोलेंगे, पेशेंट बोलेगा हमको क्या मालूम, हमको तो इंग्लिश आता नहीं है, डॉक्टर ने दे दिया, हम लोग ने साइन किया, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ बताया नहीं। तो इसलिए हिंदी में होना जरूरी है। और प्रॉपर जो कोई भी कंसेंट फॉर्म लेता है उसका प्रॉपर कैपिटल में नाम लिख के, अच्छा एड्रेस लिख के, विटनेस भी होना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर विटनेस। कल कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो विटनेस का सिग्नेचर प्रॉपरली होना जरूरी है, नहीं तो वो विटनेस भाग जाएगा ना। आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, बाद में कॉम्प्लिकेशन हो गया, केस हो गया मेडिको लीगल, विटनेस बोलेगा अरे मैं तो नहीं जाऊंगा कोर्ट में, तो बाहर जाऊंगा, मैं नहीं, फोन ही नहीं उठाऊंगा। पर यदि प्रॉपरली विटनेस का आपने पहले से ही अच्छा कंसेंट लिया है, उनका बराबर एड्रेस डाला है, तो उनका मोबाइल नंबर बराबर डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तब विटनेस एक टाइम प्रॉपर साइन करेगा तो वो भाग नहीं सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्स्टेटिक नोट, बाद में डॉक्टर कोई दूसरा डॉक्टर आ गया, हमारे डॉक्टर अस्पताल में कोई दूसरा डॉक्टर आ गया, सीजरियन किया, जल्दी जल्दी किया और भाग गया, चला रहे मतलब मेरे को दूसरा भी करना है सर, अरे सर आप जरा नोट तो लिखो, नहीं 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 आप लिख लो मैं जा रहा हूँ। बाद में कॉम्प्लिकेशन हो गया, डॉक्टर वो फोन ही नहीं उठाएगा आपका, बोलेगा सर कॉम्प्लिकेशन हुआ है, केस हुई है, आप प्लीज आके आपका विटनेस दो। डॉक्टर बोलेगा मैं फोन ही नहीं उठाता हूँ। इसलिए ये ऑन द स्पॉट ऑब्स्टेटिक नोट सर्जन का लिखना बहुत जरूरी है। ऑन द स्पॉट कैसे अपन पीएनडीटी में करते हैं वैसे करना बहुत जरूरी है। प्री एनेस्थेटिक चेक इंपॉर्टेंट है, एनेस्थेसिया फिटनेस, एनेस्थेसिया नोट इंपॉर्टेंट है ऑन द स्पॉट। एक टाइम ये लोग चले जाएंगे, बाद में
यदि कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो फोन भी नहीं उठाएंगे, ऑन द स्पॉट ऑपरेशन प्रोसीजर नोट सब बराबर ऑन द स्पॉट, फट 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 5 मिनट लगता है। पुराने जमाने में लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी के जमाने में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा यदि मेडिको लीगल केस हो गया तो जो लिखते हैं उसके ऊपर ही केस होता है, तो रिमेंबर करो। अब ये सर्जिकल सेफ चेकलिस्ट है, डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये चेकलिस्ट बनाई हुई है, और ये जो है कि चेकलिस्ट करना बहुत जरूरी है। सिस्टर को, ऑपरेशन थिएटर सिस्टर को, वार्ड बॉय को, देखो हमारे जो छोटे नर्सिंग होम में सब लोग ही एक, सबको सब कुछ आना मांगता है। डॉक्टर को झाड़ू लगाने को आना मांगता है और झाड़ू वाले को सब कुछ करने को आना मांगता है। ये वर्सेटैलिटी होना बहुत जरूरी है। ये जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, तो ये अभी मैं जाता नहीं हूँ डिटेल में, पर ये सब उसमें लिखा हुआ है। हैज पेशेंट कंफर्म हिज आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी। देखो ये कभी कभी क्या होता है ना, गलत ऑपरेशन होता है, गलत साइड पे होता है, तो ये चेकलिस्ट सब फॉलो करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। ये बिफोर ऑपरेशन एनेस्थीसिया देने के पहले करते हैं, ये देन स्किन इंसिजन लेने के पहले करते हैं, और पेशेंट ऑपरेशन के बाद जब रूम में चला जाता है। तो ये चेकलिस्ट है ना, आप प्रिंट आउट लगा के ना ओटी के वॉल पे ही लगा दो, क्योंकि याद नहीं रख सकते हम कुछ। ये सीधा 1 2 3 4 5 6 हाँ ना हाँ ना हाँ ना। एक आपको बताता हूँ कि कभी भी पेशेंट को बोलने का नहीं कि अच्छा आप, अच्छा मैं बोलेगा अच्छा आपका नाम क्या ओजस्विनी है क्या, तो वो आप पेशेंट को मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हैं, बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, बट उसका नाम अनीता था, बट वो बोले कि नहीं, बाद में आप बोलेंगे अरे आपने तो अनीता का आपका नाम, मैंने जब आपका नाम ओजस्विनी है बोला तो आप क्यों हाँ बोली। वो बोलेगी नहीं मैं डर गई, मेरे को मालूम नहीं था आप क्या पूछ रहे हो। इसलिए ऑलवेज पूछने का पेशेंट को, आपका नाम क्या है बोलो। पेशेंट नाम बोलना मांगता है, आप पेशेंट को पूछने का नहीं आपका नाम क्या है। पेशेंट हैज टू से द नेम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यदि स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बहुत मिस्टेक अवॉइड करेंगे। रॉन्ग पेशेंट को टेबल पे लेके अवॉइड करेंगे। मेरे को याद है एक टाइम हमारे ओटी में ये एनएबीएच कुछ चल रहा था, सब एकदम बिजी थे एनएबीएच के नोट्स में, और गलती से सीजरियन के बजाय कोई गायनेक का पेशेंट ले लिया था सीजरियन करने के लिए, क्योंकि इतने लोग बिजी हो जाते हैं नोट बिट डालने में। तो ये जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो गलत कर सकते हैं अपन, गलती, और गलती कभी अपन ऐसा बोल ही नहीं सकते हमारे लाइन में कभी। इसलिए ऑलवेज मैं सबको बोलता बाबा मोबाइल फोन है ना बाहर रखो, बाबा आपको जाना है ना मोबाइल से सुनना है ना, जाके बाहर आराम से बात करके आओ, क्योंकि नहीं तो आप मोबाइल पे ऐसा हाँ हाँ अच्छा बोलो बोलो, इधर आप गलत कुछ कर देंगे। मोबाइल से बहुत गलती हो सकती है, तो मोबाइल को आप दूर रखो। और आजकल यदि गलती हो जाएगी ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अभी डॉक्टर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही, अस्पताल तो उनका है, पर स्टाफ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आजकल का जमाना बहुत खराब है। हर एक को जो भी आप काम करते हो एग्जैक्ट परफेक्ट अटेंशन देके काम करो। जो काम करते हो वो बराबर, जैसे अर्जुन जैसा होना मांगता है काम, बराबर एक तरफी एग्जैक्ट आंख में ही तीर जाना मांगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रॉब्सन क्राइटेरिया क्या है, तो 5 चीज के ऊपर ये 10 ग्रुप बनाए हुए हैं पेशेंट के। एक यानी पैरिटी, यानी पहले टाइम प्रेग्नेंट है इसको प्राइमी बोलते हैं, सेकंड फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड या थर्ड टाइम है तो मल्टी बोलते हैं। देन कितने बच्चे अंदर है, सिंगल है कि मल्टीपल है, प्रेजेंटेशन क्या है, केफेलिक यानी सर नीचे है कि ब्रीच है, उल्टा है या आड़ा है, ऑब्लिक है या ट्रांसवर्स है। जेस्टेशनल एज 37 वीक कट ऑफ है, 37 वीक के पहले का है कि 37 वीक के बाद का प्रेगनेंसी है। और लेबर ऑनसेट, तो 3 टाइप का लेबर होता है, यानी डिलीवरी एक में होता है कि हम डिलीवरी चालू करते हैं, यानी डिलीवरी दर्द पहला यानी नॉर्मल, यानी पेशेंट आराम से 38 39 वीक्स का हो गया, सडनली पेट में दर्द होगा, अरे हाँ दर्द हो रहा है, अच्छा लेबर चालू हो गया, उसको नॉर्मल स्पॉन्टेनियस डिलीवरी बोलते हैं। सेकंड यानी अरे पेशेंट को डिलीवरी नहीं हुआ है, अभी 40 हफ्ते हो गए,
चलो हम लोग चालू करते हैं, कुछ दवा देके, ऑक्सीटोसिन देके इंड्यूस करते हैं लेबर, तो इंडक्शन ऑफ लेबर बोलते हैं उसको, यानी इंड्यूस लेबर बोलते हैं। और थर्ड है कि नहीं, पेशेंट पहले ही सेक्शन करा दो, बाबा प्रीवियस 2 LSCS है यानी एक्लैम्स है, तो लेबर होने के पहले ही डिलीवरी कर देते हैं उसको, सीजरियन बिफोर डिलीवरी। प्रेशियस प्रेगनेंसी, हमारे देश में बहुत से आईवीएफ के बेबीज जो होते हैं तो प्रेशियस होते हैं, बोलते नहीं 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 हमको तो पहले ही सीजरियन करना है, हमको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना। तो 3 टाइप के डिलीवरी होते हैं, वजाइनल, असिस्टेड, सीजरियन। वजाइनल यानी नीचे से, असिस्टेड यानी फोर्सेप्स या वैक्यूम लगा के वजाइनल डिलीवरी करेंगे, उसको असिस्टेड डिलीवरी बोलते हैं। और पेट से बच्चा निकालेंगे, उसको सीजरियन बोलते हैं। तो ये राप्सन क्राइटेरिया 10 ग्रुप है। तो ग्रुप नंबर 1 क्या है कि नलीपैरस वुमन, यानी पहले टाइम डिलीवरी को आई है, एक ही बच्चा पेट में है, सर से है और एज 37 वीक के ऊपर, यानी मैच्योर बेबी है, और लेबर स्पॉन्टेनियसली अपने आप दर्द चालू हो गया है और स्पॉन्टेनियस लेबर में, तो उसको हम लोग ग्रुप नंबर 1 बोलते हैं। ये कॉमनेस्ट होता है, फर्स्ट टाइम मैरिज के बाद ऐसे पेशेंट कॉमनली हमारे पास आते हैं। ग्रुप 1 पेशेंट है, एक ही बच्चा पेट से है, 37 वीक्स पूरे हो गए हैं और दर्द चालू हो गया है, तो वो पेशेंट 3 तरह से डिलीवरी होएगा उसका। 2 तरह से, नीचे से होएगा या नीचे से फोर्सेप के साथ होएगा जिसको हम असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी बोलते हैं, या ऊपर से होएगा जिसको हम सिजेरियन बोलते हैं। नंबर 2 ग्रुप यानी नलीपैरस, अगेन फर्स्ट टाइम बच्चा, सिंगल, सर से 37 वीक से ज्यादा, बट पहले लेबर चालू नहीं हुआ, 37 38 वीक हो गया, 39 वीक हो गया, लेबर चालू नहीं है, तो दवा देके लेबर चालू किया, या लेबर के पहले ही सीजरियन करके निकाल दिया बच्चे। प्रीवियस 2 सीजरियन होगा तो नॉर्मली अपन ऊपर से निकालते हैं। थोड़े लोग प्रीवियस 2 सीजर को भी नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते हैं, बट नॉर्मली डिक्टम है कि पहला सीजर होगा तो सेकंड नॉर्मल डिलीवरी भी दे सकते हैं, पर यदि सेक्टो सीजरियन होगा तो ऑलवेज अ सीजरियन डिलीवरी। ग्रुप नंबर 3 क्या है, नली नहीं है। पहला 2 ग्रुप है था, 1 और 2 में क्या था, एक फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी था। अभी 3 नंबर है नहीं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम प्रेग्नेंट है, अगेन एक ही बच्चा है, सर से है, 37 वीक से ज्यादा है, यानी मैच्योर हो गया बच्चा और लेबर अपने आप चालू हो गया। ग्रुप नंबर 4 है, अगेन एक से ज्यादा बच्चा, ऑलरेडी एक डिलीवर हो गया है, सेकंड या थर्ड या फोर्थ बच्चा है, सिंगल है, सर से है, 37 वीक से ज्यादा है, पर लेबर चालू ही नहीं हुआ, 40 हफ्ता हो गया, तो दवा देके चालू किया, इसको ए बोलते हैं, इंड्यूस, और नहीं तो सीधा सेक्शन करके निकाल दिया बच्चा लेबर चालू होने के पहले, तो वो ग्रुप 4B हो जाएगा। और ये जो सबसे डेंजरस, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 5 है। ये मेरा ये 5 ग्रुप क्या है, पहले बच्चा हो चुका है, सीजरियन से हुआ है, यानी ऑलरेडी पेट के ऊपर कट है, सिंगल बच्चा है, सर से है, 37 वीक यानी मैच्योर हो गया है, तो उसको ABC हम ट्राई करते। 3 ग्रुप है, ए यानी अपने आप डिलीवरी चालू हो गई है, बी यानी हमने 40 वीक्स हो गया, डिलीवरी चालू नहीं, एक ही सीजरियन में हम ट्राई कर रहे हैं नीचे से डिलीवरी करने का, दवा चालू कर दिया तो बी हो गया। और सी यानी नहीं नहीं हमको बाबा पहले भी बड़ा सीपीडी था, बहुत ही छोटा नैरो पैसेज का हेड फ्लोटिंग है, ये कदापि नीचे से नहीं आने वाला है, तो हमको सीजरियन पहले ही करना पड़ेगा, तो ये ग्रुप सी है। तो ये जो ग्रुप नंबर 5 है, ये जो 4 पीछे के ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप में यदि सीजरियन हो गया ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 3 में, ग्रुप नंबर 4 में, तो क्या होएगा, ग्रुप नंबर 5 तैयार हो जाएगा ना, क्योंकि पहला सीजरियन आ गया, पहला कट आ गया, तो जब वो सेकंड टाइम आएगा तो वो ग्रुप 5 हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड टाइम कट हो जाए, पहला टाइम कट होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई डेयरिंग नहीं करेगा, बोलेगा चल बाबा अपने को कौन देखेगा, कौन मॉनिटर करेगा, कौन नीचे से ट्राई करेगा, सेकंड टाइम भी कट कर देते हैं, सब सेकंड टाइम भी सीजरियन करते हैं। तो इसके लिए ये जो ग्रुप नंबर 5 है ना, ये ग्रुप पहले 4 ग्रुप के ऊपर
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में हम लोग ने सीजरियन नहीं किया, फर्स्ट टाइम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की, तो ग्रुप 5 का प्रमाण कम हो जाएगा। आप समझ गए? तो ये हम लोग को समझ सकते हैं। तो ये जो रॉब्सन क्राइटेरिया दो हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, हम लोग ने लास्ट ईयर रॉब्सन नंबर ग्रुप 5 के कितने डिलीवरी थे? अच्छा, लास्ट ईयर रॉब्सन नंबर ग्रुप 5 के 20 डिलीवरी थे, पर लास्ट ईयर रॉब्सन नंबर ग्रुप 1 2 3 4 के 40 40 40 40 थे। बट ये वर्ष में या 2 वर्ष के बाद जब हम लोग ने वापस कंपैरिजन किया, अरे वो टाइम नंबर 5 में 20 ही थे, बट अभी हो गए 50। क्योंकि जो 1 2 3 4 वाले पहले टाइम जब आए थे ना, जो डिलीवरी हुए थे, जब हमने सेक्शन किए थे, अभी वो ग्रुप 5 में आके सेक्शन का प्रमाण बढ़ गया। आप समझ गए? तो अच्छा, ये तो हम डॉक्टर बुलबुल बोले कि अच्छा फिर क्या करना मांगता है, इसका क्या सॉल्यूशन है भाई? तो हाँ मैडम, क्या करना मांगते हैं? 1 2 3 4 को प्रॉपरली मॉनिटर करके, पार्टोग्राम करके, अच्छा उनको इंट्रापार्टम केयर करके, अच्छा हाथ पकड़ के, ज्यादा इंडक्शन नहीं करने का, स्पॉन्टेनियस लेबर होने को देने का, और घाई घाई नहीं करने का, तो हम पहले 4 ग्रुप में नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, ताकि 3 बरस के बाद वो ग्रुप नंबर 5 में नहीं आए और हमारा सेक्शन रेट कम होके, अरे सब गली गली में बोलेंगे अरे डॉक्टर ए के अस्पताल में हम जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा यार, नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा करते हैं, हम तो उधर ही जाते हैं। भले 20,000 30,000 ज्यादा पैसा पड़ेगा तो भी चलेगा, पर मेरे को डॉक्टर, आपको मालूम है मैं एक नाम नहीं ले रहा हूँ, वो हैदराबाद में इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, नॉर्मल डिलीवरी करके पैसा कमाया, क्योंकि सब फेमस हो गई। वो बोली अरे उधर जाओ तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इससे उन्होंने इतना नाम कमाया, नाम कमाया, तो सब लोग अब सबको मांगता है नॉर्मल डिलीवरी। अरे हाँ, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बहुत डेंजरस है बाबा, सबको कट करती है, सबका नाम खराब कर देते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे बाबा, बहुत ही बेकार डॉक्टर है। हम उधर जाते हैं दूसरे डॉक्टर के पास, उधर अभी उधर एक डॉक्टर के पास 50 डिलीवरी होंगे, दूसरे डॉक्टर के पास 1000 डिलीवरी होंगी, वो भी सीजेरियन कर दिए, पर वो 1000 डिलीवरी में समझो उसका सेक्शन रेट 10% भी होएगा, तो वो 100 सीजेरियन करेगी। और ये जो 50 डिलीवरी करते हैं महीने का, उसका सेक्शन रेट 50% होएगा, तो कितना सीजेरियन करेगी? 50 ही करेगी। तो कौन किसका बेनिफिट हो गया? तो यदि हम ज्यादा नॉर्मल करेंगे, तो इससे हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इन द लॉन्ग रन, नाम अच्छा कमाएंगे, और हम और 4 अस्पताल बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर है, 6 7 8 9 और 10, वो इतना इंपॉर्टेंट है। पहले 4 और 5 नंबर ग्रुप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस रहना बहुत ही जरूरी है। ऑपरेशन थिएटर इंपॉर्टेंट है, ओटी टेबल मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग सिजेरियन करते हैं, पर यदि आप फॉलो करेंगे ना तो आप गलती नहीं करेंगे। तो एनेस्थेसिया ट्रे बराबर है कि नहीं, बॉयल सेपरेटर चलता है कि नहीं, लाइटिंग बराबर है क्या, लाइट खराब हो गया है क्या, वेंटिलेशन ठीक है ना, आजकल कोविड आने से ज्यादा पावरफुल वेंटिलेशन की जरूरत है। टेम्परेचर कंट्रोल, आजकल बहुत से लोग, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर जो है एयर हैंडलिंग यूनिट लगाते हैं, तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल अच्छा रहता है। ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही टॉयलेट होना जरूरी है, जहाँ स्टाफ और डॉक्टर टॉयलेट को जा सकते हैं। न्यूबॉर्न केयर ओटी के अंदर होना जरूरी है। और सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सपायरी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिको लीगल में इसके ऊपर गड़बड़ हो सकता है। और मैं इधर एक एडिशनल डालना चाहता हूं कि हर 3 महीने में ओटी का स्वाब लेना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ओटी का स्वाब लेके कोई पैथोलॉजी में जाके वो कल्चर करना इंपॉर्टेंट है मेडिको लीगल एंगल से। और दूसरा भी मैं दोहराना चाहता हूँ कि आजकल ऑटोक्लाव लेबल आते हैं, लेबल डाल के, डेट डाल के, उसका फोटो लेके ऑटोक्लाव करके वो लेबल ऑटोक्लाव रजिस्टर में लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिको लीगल। कब कोई कुछ इन्फेक्शन हो गया तो बोलेंगे कि आपने ऑटोक्लाव नहीं किया बराबर, बोलेंगे ऑटोक्लाव का बुक दिखाओ, तो बुक
रेडी होना मांगता है ऑटोक्लेव लेबल के साथ। बोलेंगे आपने इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं किया, आप ओटी का स्वाब लिया था क्या, दिखाओ हमको ओटी का स्वाब किधर है। तो ओटी का स्वाब का हर एक पैथोलॉजी के साथ टाइप करके ओटी का, टेबल का, इसका स्वाब लेना बहुत आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो फायर कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। फायर लग गया तो तुम वो देखा ना आपने, वो मैं अभी लेना नहीं चाहता है नाम, वो दिल्ली में बड़ा थिएटर का आग लग गया, सबको डाल दिया ना अंदर, फायर हो गया तो पक्का अंदर जाएंगे आप, सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए फायर कंप्लायंस और फायर ड्रिल होना, हर 2 महीने में फायर ड्रिल, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करके, सब जगह एग्जिट साइंस लगा के, फायर डोर लगा के, पूरा लाइटिंग लगा के, धूप स्मोक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में। बाद में न्यूबॉर्न केयर इंपॉर्टेंट है, न्यूबॉर्न का रिससिटेशन इक्विपमेंट बराबर ठीक है कि नहीं, कुछ एडल्ट रिससिटेशन इक्विपमेंट, कभी पेशेंट को लगा इंट्यूबेशन करने का, लैरिंगोस्कोप ठीक है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स और इमरजेंसी केयर ठीक है कि, तो ये जो हम लोग ने लिस्ट दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है लिस्ट, वो सब होना जरूरी है। इसका अपना एक प्रिंट आउट लगा के वॉल पे लगाओ, चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट है, हर दिन में चेकलिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि एक भी मिस्टेक करेंगे आप और केस हो जाएगा तो पछताना नहीं पड़े बाद में। और ये तो इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी ट्रे में सप्लाई जो होता है मेडिसिन का, एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर भी मेडिको लीगल प्रॉब्लम होता है। अच्छा डॉक्टर आपने एड्रेनालिन दिया, आपने तो एक्सपायरी डेट का एड्रेनालिन दिया, अंदर कर दो डॉक्टर को, अंदर कर दो नर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम बराबर वॉच रखें कि बाबा ड्रग्स एक्सपायर नहीं हुए। तो आफ्टर डिलीवरी एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, उसके पहले ब्लड ग्रुप, आरएच, एचआईवी स्क्रीनिंग, स्टीरॉयड देना इंपॉर्टेंट है 24 to 34 वीक्स में, सीजरियन के पहले। देन प्लान एनेस्थेसिया चेकअप पहले ही करके, बाबा फिटनेस ठीक है कि नहीं, ब्लड प्रेशर है क्या, थायराइड है क्या, ग्लूकोज शुगर नॉर्मल है ना, सब वो देखना जरूरी है। पीडियाट्रिशियन इंपॉर्टेंट है कि बाबा डिलीवरी के बाद बच्चे को रिससिटेट करने के लिए, बट पीडियाट्रिशियन नहीं होगा तो कोई तो डॉक्टर होना जरूरी है एमबीबीएस वाला, जो इंट्यूबेशन और न्यूबॉर्न रिससिटेशन कर सके। एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी होने के बाद बच्चे का यूट्रोटॉनिक्स देना बहुत जरूरी है, ये सब जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला मॉनिटरिंग ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर 15 मिनट पे, ऐसा नहीं कि अच्छा चलो बाद में लिखो, नहीं, यही एक सेक्शन है 2 घंटे का जहां पेशेंट हम लूज कर सकते हैं। ऑपरेशन से आप ब्लीडिंग चालू है, मिस आउट किया, हाइपोवॉल्यूमिया में गया, पेशेंट टोटली डेड भी हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 15 मिनट में जाके बच्चे का ठीक है कि नहीं, बच्चे का ब्रीदिंग ठीक है कि नहीं, बच्चे को रैप करके रखना क्योंकि हाइपोथर्मिया। और इमीडिएटली डिलीवरी के बाद आजकल ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली ऑन टेबल भी देते हैं, या विद इन एन आवर ब्रेस्ट फीडिंग होना जरूरी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि audit every month, review cesarean section and other delivery cases through clinical audit with team once in a month, and ensure that rate of complications of cesarean sections are regularly monitored. तो बाबा complication rate है क्या, अच्छा infection rate क्या है, अच्छा हमारे तो वो मैंने जैसे बोला ओटी में स्वाब लेना बहुत जरूरी है, प्रॉपर क्लीनअप रखना जरूरी है, ऑलवेज मास्क। अभी तो कोविड आया तो सब लोग मास्क, पुराने जमाने में जब मैं छोटा था मेरे पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे, मैं जब केएम जाता था तो सब मास्क में होते थे, मास्क डालते थे, ग्लव डालते थे। मेरे को याद है जब मेरे पिताजी मेरे को ओपीडी में लेके जाते थे तो पेशेंट चेक करने के बाद हाथ धोते थे बराबर से। बाद में क्या हो गया, सब भूल गए हम लोग। अगले पिछले 40 बरस में हमने मास्क डालना छोड़ दिया क्योंकि एंटीबायोटिक आ गए, हम लोग ने कैप डालना छोड़ दिया, हम लोग ने ग्लव डालना छोड़ दिया, हम लोग ने हाथ वॉश करना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अरे क्या उसमें हमारे पास तो एंटीबायोटिक है, बड़ी बात क्या है, हम तो एंटीबायोटिक खा के ठीक हो जाएंगे। पर क्या हो गया, एएमआर हो गया, एंटीबॉडी मीडिएटेड रेजिस्टेंस हो गया, एंड सब जो जर्म थे उन्होंने बराबर सीख लिया कि कैसा एंटीबायोटिक को बाईपास करने का, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया।
और बाद में वायरसेस आने लगे और कोविड जैसे डिजीज आने लगे। तो प्रिवेंशन क्या है? मास्क, डबल मास्क तो डालना ही। आदि में सुबह मेरे ओटी में गया था, स्टाफ ने डबल मास्क नहीं डाला, मैंने डांटा सबको, बोला डबल मास्क किधर है, तो सबने फिर डबल मास्क जल्दी जल्दी डाल दी। ये नहीं होना मांगता है, अंदर से आना मांगता है। अंदर अंदर से, मैं ऑलवेज बोलता हूँ अंदर से ला करो काम, डांट से नहीं करो। वो डांटेगा इसलिए नहीं करो, अंदर से काम करो। तो ऑडिट इज इंपॉर्टेंट। All deliveries are to be documented group wise as per classification. The tool has 4 sheets. तो ये टूल है, ये ऑडिट की शीट है। उसमें ये साइड में आप देखेंगे, ये साइड में तो रॉब्सन क्राइटेरिया ग्रुप 1, नंबर 2 ग्रुप, उसमें ए बी, नंबर 3 ग्रुप, नंबर 4 ग्रुप ए बी, नंबर 5 ग्रुप ए बी सी, नंबर 6 ग्रुप ए बी सी, नंबर 7 ग्रुप ए बी सी, ये सब ग्रुप। और इधर डेट्स है, तो अपन हर सुबह उठने के बाद तो 8 से 8 तक, सुबह 7:30 7:59 8 o'clock मॉर्निंग टू नेक्स्ट डे 7:59 मॉर्निंग, वो टाइम पीरियड में जो कोई भी केसेस होंगे उनको चेकलिस्ट में डालने का हर दिन का। अच्छा, एक नंबर रॉब्सन ग्रुप क्राइटेरिया का पेशेंट एक था, उसका क्या हो गया, वो सेक्शन हुआ क्या, नॉर्मल डिलीवरी कितने हुए, अच्छा आज 40 डिलीवरी हुए, उसमें से 30 नॉर्मल होंगे, तो ये 30 नॉर्मल है, वो क्लासिफाई कर देने का। एक इधर हो गया ना, ग्रुप नंबर 1 में एक हुआ, दूसरे ग्रुप में ग्रुप नंबर 3 का एक हो गया। ये हर एक दिन का है महीने के, तो वो क्लासिफाई किया। तो ये दिन में 4 नॉर्मल डिलीवरी हुई, नंबर 1 कॉलम, यानी फर्स्ट ऑफ द मंथ, 1 अप्रैल में, समझो अप्रैल का महीना, 1 अप्रैल में, पहले दिन अप्रैल में सुबह 8 बजे से लेके नेक्स्ट डे 2 अप्रैल 7:59 तक 4 डिलीवरी हुए नॉर्मल, तो उनको क्लासिफाई कर दिया। एक रॉब्सन ग्रुप में 1 में हुई, एक डिलीवरी रॉब्सन ग्रुप 3 में हुई, ये नॉर्मल डिलीवरी होगी। बाद में दो वही दिन में एक भी, पहले दिन में एक भी नॉर्मल डिलीवरी, एक भी वजाइनल असिस्टेड डिलीवरी नहीं हुई, उन्होंने फोर्सेप्स या वैक्यूम नहीं लगाया। पर सेकंड डे पे 2 अप्रैल को 8 डिलीवरी हुई, तो 2 अप्रैल को देखा इधर नॉर्मल डिलीवरी के चार्ट में एक भी नॉर्मल नहीं हुई। हाउएवर 2 अप्रैल को 2 ग्रुप 1 के रॉब्सन ग्रुप नंबर 1 के उसको फोर्सेप लगाया, ग्रुप नंबर 3 को 2 वैक्यूम लगाया, तो वे डाल दिया इसमें। उसके बाद सीजरियन 1 और 2 तारीख को सीजरियन हुआ ही नहीं, पर 3 तारीख को 3 सीजरियन ग्रुप नंबर 2 बी में हो गए और ग्रुप नंबर 5 में 3 सीजरियन हुए। तो ऐसा करके ऑडिट करके अल्टीमेटली वो कैलकुलेट करके परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज कैलकुलेट करके हर एक ग्रुप के अलग अलग डिलीवरी रेट। तो जैसे मैंने बोला आपको कि ग्रुप नंबर 5 इज द इम्पोर्टेंट ग्रुप 12, और ये पहले 4 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 4 ग्रुप में जितने सीजरियन होंगे ना, उतने ही बाद में 2 बरस के बाद और ग्रुप नंबर 5 में सीजरियन रेट बढ़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा है जैसे ऑडिट का हम लोग केस स्टडी करते हैं, तो आपने ये 24 घंटे में नॉर्मल असिस्टेड और सीजरियन कितने हुए ग्रुप में, तो ग्रुप नंबर 1 में हुए डिलीवरी 1 होगी। सो ऐसा क्लासिफाई करके हम कर सकते हैं। So what are the final conclusion? Complete documentation before and after cesarean is important. Inform consent, जैसे मैं बोला आपको हिंदी में कंसेंट होना जरूरी है, प्रॉपर विटनेस होना जरूरी है, ऑब्स्टेटिक नोट, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर को पकड़ के बोलने का नहीं, सर हम छोड़ेंगे नहीं, आपको चाय पिलाएंगे, पर आप प्लीज ऑपरेशन नोट लिखो। आपको जो लिखना है 4 लाइनें लिखो, पर लिखो और प्रॉपर, ऐसा नहीं कि डॉक्टर कुछ भी साइन नहीं सर, बराबर अच्छी तरह से साइन करो, आपका नाम प्रिंट करो। देखो अभी हम लोग मान्यता में है, ये है वो है, देखो अभी आजकल प्लीज सर आप प्लीज करके लो। और मैं एनेस्थेटिस्ट को भी, अरे मैं भाग रहा हूँ मेरे को दूसरी जगह, सर प्लीज चाय देते आपको, आप छोड़ना नहीं, एनेस्थेसिया नोट डालो आप।
ऑपरेशन नोट्स जूनियर से लेके ऑपरेशन नोट, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल चाइल्ड बर्थ क्लासिफिकेशन ऑप्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होएगा ना, ऑटोमेटिक आप जब क्या होता है ना, जब आप बोलते हैं अच्छा मेरे को ना ये पेशेंट का ऑपरेशन करना है, सीजरियन करना है, तो अच्छा 10 ये जो ग्रुप है उसमें कौन से ग्रुप में फिट होएगा, अभी कौन से भी ग्रुप में फिट नहीं होगा तो बोलेंगे अरे हम बराबर कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं ना कि डॉक्टर सो गया है इसलिए उसको जल्द नहीं करना है रात को डिलीवरी, इसलिए वो पहले ही कर रहा है। तो ये एक ना, मैं को ये भी सजेशन देना चाहता हूँ इधर कि नर्सिंग होम्स के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। समझो 10 नर्सिंग होम एक रीजन में है, वो आप बोल सकते हैं अच्छा भाई हम ना सब फ्रेंड्स है ना, हम क्या करते हैं ना, हर एक दिन एक जन नाइट को ऑन कॉल रहे, बाकी के हम सब सो जाएंगे। कंटाला आ गया कितना 40 बरस से सीजर डिलीवरी करे, फेडअप हो गए, अभी क्या करेंगे। और रेसिडेंट डॉक्टर भी नहीं मिलते बराबर से, एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं मिलते, सिस्टर भी नहीं मिलते, सब जीएनएम सिस्टर सब भाग जाते हैं, केरला में जाते हैं, वो जब मिडल ईस्ट जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, क्या करेंगे क्या हम। तो कोऑपरेशन करके एक दूसरे को मदद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एवरीवन हैज डिलीवर्ड वजाइनल असिस्टेड एंड सिजेरियन बर्थ। तो ये है वो सिजेरियन की कहानी, और ये जो कहानी है, ये जो कहानी नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन वो चलती रहेगी। और हमारे देश में आपको जरा थोड़ा बताता हूं मैं, आई एम जस्ट स्टॉपिंग द शेयरिंग नाउ। तो मैं ऐसे देख रहा था इंटरनेट पे, तो आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा सिजेरियन कहाँ है डॉक्टर सुनीता, वर्ल्ड में? सर इंडिया में ही होगा मुझे लगता है। नहीं, तुर्की में है 50%। So Turkey has the highest cesarean rate, 50%. And I must thank Dr. Bulbul. I'm so excited now. Yesterday for 5 hours I read about cesarean. Every paper I read. And I'm so excited now. I will make the difference when I become president of Oxy. I will do the survey. I'll do the analysis. So the biggest mistake that WHO has done is that when they did the survey and they came, so WHO ने क्या बोला कि 10% सेक्शन रेट होएगा तो अच्छा है, 10 के ऊपर जाएगा तो अच्छा नहीं है। पर उन्होंने क्या किया, मैटरनल मोर्टेलिटी, मरने का कैलकुलेशन किया। उन्होंने बोला कि 10% सीजरन रेट होएगा तो मरने का प्रमाण, मदर का मरने का प्रमाण और बच्चे का मरने का प्रमाण कम हो जाता है। पर 10% से ज्यादा सेक्शन रेट होएगा तो वो प्रमाण इंप्रूव नहीं होता है। पर उन्होंने मॉर्बिडिटी को कंसिडर ही नहीं किया, यानी बच्चे में फायदा क्या हो गया, बच्चे को खींचे नीचे से खींचा और पालसी हो गया तो कौन जिम्मेदारी करेगा, कौन जिम्मेवारी लेगा, वो उन्होंने, क्योंकि वो उनको कैलकुलेट करने को डिफिकल्ट था वो। तो हमको अभी जब हम पुराना प्लान करेंगे, हम स्टडी प्लान करेंगे, एक्सलेंट स्टडी, पहला हम सब मिलके एक कंसेंसस करेंगे कि भाई मॉर्बिडिटी यानी क्या, व्हाट डू यू कंसिडर एज मॉर्बिडिटी। तो एक हम एनजीओ को भी बुला लेंगे, आप आइए भाई, एनजीओ आप है ना, बैठो बैठो, चाय पिलाओ, मिठाई पिलाओ, इनको मिठाई खिलाओ। हम बोलेंगे आप बताओ हमको मॉर्बिडिटी क्या है। यदि नॉर्मल डिलीवरी होके एसयूआई चालू रह गया, यूरिन कॉन्टिन्यूस हो गया, वो ठीक है क्या, या यदि पोटा फट गया, 3rd डिग्री पेरिनेल टेयर हो गया, लाइफ लॉन्ग इनकॉन्टिन्यूस हो गया, वो क्या ठीक है क्या। तो एक हम डिफाइन करेंगे मॉर्बिडिटी क्या है। तो हम वो फिर एनालाइज करेंगे। हम लोग ना 40 मेडिकल कॉलेजेस के एनालिसिस करेंगे, हम 40 कॉर्पोरेट्स को एनालिसिस करेंगे, हम 40 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को एनालिसिस करेंगे, और हम 40 मैटरनिटी होम्स को एनालाइज करेंगे, और देखेंगे कि मॉर्बिडिटी क्या है। सेक्शन रेट देखेंगे और मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, और मॉर्बिडिटी जो हम डिफाइन करेंगे, हम सब मिलके बोलेंगे कि हाँ ये बाबा नहीं मानते, ये हमारी मतलब मॉर्बिडिटी है, ये ऐसा हो गया तो ये मॉर्बिडिटी है, बच्चे का ऐसा हो गया तो वो मॉर्बिडिटी है। तो वो डिफाइन करके क्लासिफाई करेंगे, और उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या रेट होना मांगता है। ये गलती की है उन्होंने, क्योंकि मैं पढ़ रहा था
वो पहले बोले 10%, उसके बाद एक लाइन डाला है उन्होंने कि नहीं, पर उसमें मॉर्बिडिटी हम लोग ने देखा नहीं है भाई। तो ये जो एक स्टेटमेंट है उसको रीडू करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2015 का जो बेसिस है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने मॉर्बिडिटी कंसिडर ही नहीं किया। हमारे देश में आजकल मॉर्टेलिटी थोड़ी, हम लोग मॉर्टेलिटी पे, हम तो अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे है। वो जमाना चला गया, अभी तक है जब हम बच्चे को और मदर को सेव करना भी चाहते हैं, पर ये हम अभी नेक्स्ट फेज पे भी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जितना। तो ये एक एनालिसिस और ये मान्यता के हमारे जो 1500 सेंटर जो है ना, ये जो आपको 16 स्टैंडर्ड्स जो सिखाए हैं ना हम लोग, ये जो सब सेंटर्स है उनके भी हम सिजेरियन सेक्शन रेट देखने वाले हैं, ताकि हम दिखा सकते हैं कि यदि आपको अच्छा, तो आप भी बोलेंगे नहीं नहीं हम पार्टोग्राम करेंगे, हाँ नहीं नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमको अच्छा काम करना है, हाँ तो हमको डेफिनेटली सिजेरियन रेट को कम करना है, सवाल ही नहीं उठता है। पर हमको इतना नहीं कम करना है कि कोई पारसी में हो जाए, कोई फट जाए, कोई एसयूआई हो जाए। तो ये भी एक ख्याल करना इंपॉर्टेंट है। और ये ख्याल तो एक टिडबिट है, टर्की में सबसे ज्यादा है, सेकंड हाईएस्ट रेट किधर है मालूम है क्या महिमा? ब्राजील। कोरिया में, कोरिया इट इज एट 44%. I thought it was Brazil. I thought it was South America was highest. To 50%, but compared to that, India is around 40% now. But the private is at 28% and the public is at 11%. So India is not bad, but we can be better. We should not be bad like others. So we must try to bring. मेरे को लगता है डॉक्टर बुलबुल की शायद 15 से 20% will be a good rate, which will not only take care of our mortality but also take care of our morbidity as well. However, हम लोग हवा में है, हमको इसका एनालिसिस करना पड़ेगा और हमको एक लेट्स से कि 5,000 या 10,000 डिलीवरीज को लेके अच्छा एनालिसिस करके ये एक फाइनल कंक्लूजन करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। पर मैं ये दोहराना चाहता हूं कि ये नर्सिंग होम सक्सेस इज गोइंग टू फ्यूचर में डिपेंड ऑन नॉर्मल डिलीवरी कितना आप करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी एक प्रपोजल देना चाहता हूं आप सबको कि आप रेट सेम रखो। इनफैक्ट जब नॉर्मल डिलीवरी करते हैं ना तो ज्यादा कोशिश करना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, तो रेट सेम रखो। और जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं सब कि जो लेबर अटेंडेंट हैं इनको ज्यादा ट्रेन करना जरूरी है, ताकि आप जब सब जो आप नर्सिंग होम में सबको ट्रेनिंग आना जरूरी है कि कैसे इजीली हम ट्रेन करें, सबको डिलीवरी आना जरूरी है। मेरे को भी अभी एक्साइटमेंट है, मैं भी वापस नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने वाला हूँ। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग। कोई क्वेश्चन होगा तो बोले। और डॉक्टर बुलबुल इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, डॉक्टर बुलबुल हमारे एकदम बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है और वो कुछ ऐड करना चाहती है तो जरूर मैडम आप ऐड करिए। Thank you very much, Dr. Pai. I don't have words to express thanks to you, and you have taken this बहुत important जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको बड़ी अच्छी तरह से समझाया है सबको। और जैसे आपने कहा कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके साथ एविडेंस भी जनरेट करें। और अगर हमें लग रहा है कि ये 10% ऑफ सिजेरियन रेट कम है और उसको हमें, जैसे आपने कहा, सिर्फ मोर्टालिटी नहीं देखना है बट मॉर्बिडिटी भी देखना है, तो वी विल डेफिनेटली आपके साथ मिलके, और सारे जितने मान्यता के अब नर्सिंग होम हो गए हैं, वी कैन वेरी क्विकली लुक एट द डेटा एंड से कि क्या हुआ है। एक ट्रेंड भी निकल के आएगा कि पहले पिछले 1-2 साल से क्या हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जैसे आपने कहा कि ऑडिट इज वेरी इम्पोर्टेंट, तो आई थिंक जो हम लोग ये आपने कहा कि लास्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है 16 स्टैंडर्ड का, कि एवरीबॉडी शुड ऑडिट एंड लुक एट द डेटा एंड सी की एंड आस्क दिस क्वेश्चन
सो अब क्या करना चाहिए, क्यों हुआ था, क्या नहीं किया था, और हम कैसे इसको और फर्दर इम्प्रूव करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर। मैडम और एक मैं बनना चाहता हूँ, मैंने और एक बहुत ही अच्छा पेपर, रिसर्च पेपर देखा, डॉक्टर प्रतिमा मित्तल के टीम ने डाला है 2019 में। बहुत ही 80,000 से ज्यादा सफदरजंग में डिलीवरीज में, बहुत ही 3 बरस का उन्होंने ट्रैकिंग किया रॉबसन क्राइटेरिया के बेसिस पे। बहुत ही सुपर पेपर है। तो मैडम मित्तल को भी लेके हमको, मेरे को, वी हम कैन सब डू इट। मिलके एक अच्छा एक स्टडी का एक सैंपल बना के, अच्छा स्ट्रक्चर बना के, उसको डेटा कलेक्शन करके, एनालिसिस करके हमारे ईयर में उसको प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली डॉक्टर पाई, आप जैसे कह रहे हैं, लेट्स वर्क ऑन दिस एंड वी कैन, दोनों पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक तरह से कंपैरिजन भी उसमें हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो आपके एक जो आप, हम जब बोलते हैं कोई भी चीज, वो एविडेंस के साथ बोलेंगे, और इट इज ऑन, सब मिलके अगर काम करेंगे तो हमारे को एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी बेस्ट। व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर द मदर एंड द बेबी, ये हम सबका एक ही एम है, सबका जो हम सब काम कर रहे हैं कि हम सबसे अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें अपने माताओं को और बच्चों को। और उसके लिए हमें सब मिलके, आपने बड़ी अच्छी तरह से कहा है कि कुछ चीजें हैं सिंपल हैं, लेकिन हम कभी कभी छोड़ देते हैं, तो उसको अगर राइट टाइम पे करें और करेक्टली करें तो हम बहुत सारी चीजों। मैडम दूसरा एक मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है क्या जहां हम लोग 20 पैरामीटर एंट्री मारे, टक 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 टक, और कंप्यूटर बोले कि सीजरन करो या नॉर्मल डिलीवरी करो या ये करो? ऐसा कुछ एक प्रोग्राम जपाई को बोलो ना इवॉल्व करने कि पैरिटी एंट्री किया, ये किया, एंट्री वो किया, we वो will look at it. Definitely we'll look at it, Dr. Pai. We will, because अब काफी artificial intelligence पे काम हो रहा है, we can definitely look at कि what are the things जिससे पता चलेगा कि नहीं इसमें better है कि करिए और इसमें नहीं करिए, मतलब it is to avoid kind. We will have this discussion separately for sure. ठीक है। But I just want to congratulate the Dr. Sunita Arora, Jaswini and the entire team for conducting this first batch of training for the Delhi OBGYN private sector nursing home, and congratulations. And we're very excited and would like to. I think it has gone well and I hope कोई सुनीता कुछ questions होंगे उनको ऑडियंस को पूछना है कुछ? तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड कोई भी आपको क्वेरी है रिगार्डिंग सिजेरियन सेक्शन कब करना है, इंडिकेशंस में कुछ भी किसी ने पूछना है तो प्लीज पूछिए क्वेश्चंस। आई थिंक पायल यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर मेरे को ये पूछना था कि सीएस के बाद हम कितने टाइम के बाद मदर को बेड से उठा सकते हैं? सुनीता यू वांट टू आंसर? मैंने बेड से यानी ऑपरेशन के बाद? हाँ जी सर। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मोबिलाइजेशन रैपिड भी कर सकते हैं आप, यू नो, मींस विद इन 2-3 आवर्स आल्सो। बहुत लोग उठ के बिठाते भी है आजकल, यू नो। मैं जब सेक्शंस करता था तो नॉर्मली क्या होता था कि हम लोग तो स्पाइनल में करते थे सेक्शन, तो जब वापस विद इन 3-4-5 आवर्स में दे यूज्ड टू मोबिलाइज, एंड विद इन एन डे। तो मैं तो जब मैं जाता था वार्ड राउंड को तो मैं सबको चलाता ही था। सर इट इज गुड फॉर हेल्थ। यस, व्हाई नॉट। देखो अभी जो सिजेरियन सेक्शंस में स्पाइनल नीडल भी यूज होता है ना, वो बिल्कुल थिन वाला नीडल आ गया है। पहले होता था कि जो नीडल का बोर होता था वो वाइड होता था, तो ऐसे रिस्क होता था कि स्पाइनल फ्लूइड लीक तो नहीं हो जाएगा, बट अभी इतना थिन नीडल्स आ गए हैं तो विद इन 4 आवर्स वी आस्क द पेशेंट, उसको हम हेड प्रॉप अप तो पहले ही कर देते हैं, और 4 to 6 आवर्स में पेशेंट कैन बी मूविंग अराउंड ऑल्सो। आजकल तो कैथेटराइज भी नहीं करते हैं कुछ जो अनकॉम्प्लिकेटेड सिजेरियंस होते हैं, बट हम लोग फिर भी कैथेटराइज कर रहे हैं। बाय लेट इवनिंग कैथेटर भी आप रिमूव कर सकते हो अगर मॉर्निंग में आपने सिजेरियन किया है तो बाय 4 to 6 आवर्स उसको डेफिनेटली आप मूव अराउंड करा सकते हो, अनलेस देयर इज सम कॉन्ट्रा इंडिकेशन स्पेसिफिकली कुछ है। जी मैम, अगर स्पाइनल देने के टाइम जैसे 2 या 3 बार प्रिक करना पड़े उसके बाद, मतलब उस टाइम भी कोई कॉम्प्लिकेशन होने का कोई चांस नहीं है ना?
आपको अपने एनेस्थेटिस्ट के साथ इन टच रहना चाहिए कि उनको क्या लगता है, कुछ कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन उनकी तरफ से अगर स्पेसिफिकली है तो आप उसको इमीडिएटली जब सर्जरी आप कर रहे होते हो ना, वहीं उनसे नोट्स में डलवाओ कि उनका क्या, कोई उनकी साइड से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। सी 2-3 प्रिक का मतलब है आप ठीक स्पेस में नहीं गए ना। 2-3 प्रिक तो तभी लगाए जाते हैं जब ठीक स्पेस में नहीं जाते हो। जब ठीक स्पेस में चले गए और वो तुरंत लग गया आराम से इजीली, स्पाइनल नीडल जो यूज हुई है वो भी पतला बोर वाला नीडल है, तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होते हैं। ओके मैम, थैंक यू। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? सो मीनवाइल आई वुड लाइक टू टेल यू कि डॉक्टर ऋषिकेश पाई नेशनल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर है मान्यता प्रोजेक्ट के लिए, और दिल्ली में ये सर का ही विजन था कि मान्यता को दिल्ली में लेके आना है। तो आज हम ये सब जो बैठ के यहाँ कर रहे हैं, इट इज हिज इनिशिएटिव एंड इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। बिकॉज बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत जगह बहुत सारे सेंटर्स ऑलरेडी मान्यता एक्रेडिटेड हो गए हैं, बट दिल्ली अभी भी बचता था। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया बट वी वर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। तो अभी विद सर्स हेल्प ऑलरेडी 17 सेंटर अभी सर रजिस्टर हो गए हैं, मतलब ट्रेंड हो गए हैं, और इससे पहले भी अराउंड 15 सेंटर्स ईस्ट दिल्ली में भी ट्रेंड हुए थे। So we will be starting with third batch very soon with your blessings. राइट। और मैं क्या बोलता हूँ, ये जो अपना जो ये मूवमेंट है ना, ये सब देखो आप हमारे एम्बेसडर्स है। और आप ना एक तो याद रखना कि मैं आपको भूलूंगा नहीं। तो अभी क्या है ना, हमारा एक ओनरशिप होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी नए प्रोजेक्ट करने वाले हैं, हम कुछ भी करेंगे, आपको सबको हम लोग अभी वेबसाइट में डालने वाले हैं। हमारा ओन मान्यता का वेबसाइट जो गूगल एडवर्ड पे जाएगा, उससे आपको ज्यादा फुटफॉल मिलेगा, ये होएगा वो होएगा, तो बहुत कुछ आएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, और आपका भी एक जिम्मेवारी होता है कि दूसरों को भी बताने का कि भाई ये अच्छा प्रोग्राम है। आप देखो अभी सब टाइम्स चेंज हो रहे हैं, और ये कितना अच्छा एक्चुअली अभी ये मैं भी पढ़ रहा था, कितना अच्छा स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। इससे हमको बेनिफिट सबको होता है, तो ये बेनिफिट और भी लोगों को मिलना जरूरी है। तो क्योंकि हमारे देश में तो 25 मिलियन डिलीवरी होते हैं, तो हमारा क्या मकसद है कि हम इतना अच्छा बनाए ये प्रोग्राम को। तो कंपटीशन हम एक दूसरे से नहीं करना चाहते, हम इतना अच्छा प्रोग्राम को बनाए कि जो पब्लिक अस्पताल में लोग जा रहे हैं वो हमारे पास आए। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रिवर्स फ्लो करना है अपने को। तो ऑफ कोर्स दाम रिजनेबल रखना भी जरूरी है, बट रिवर्स फ्लो करेंगे तो मैं तो सोचता हूँ कि हमारे पास जो राम राज्य है ना, 26 मिलियन डिलीवरी है और सिर्फ 40,000 डॉक्टर है, गायनेक है। तो हमारे पास सबके पास सबका विकास है, सबको अच्छा ही मिलेगा। अच्छा काम करो और कोऑपरेट करो एक दूसरे से, एकजुटी रखना बहुत जरूरी है, साथ में रहना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना जो बहुत जरूरी है ऑल द टाइम। एक दूसरे से दोस्ती करना, भाईचारा रखना बहुत जरूरी है। हमारा जो ग्रुप है गायनेक ग्रुप, एकदम साथ में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है? Right, sir. Thank you so much, Okay. sir. Thank you so much for a great talk. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Hello, We want to ask a question. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? after Take your name from and Chikitsa, Anandi from Chikitsa. After cesarean, when we shifted in the ward, so do you have to remove the pillow for how long? Because usually what we learn is we take the pillow away till 24 hours. We think is it that okay or not? देखो, जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि स्पाइनल नीडल का जो बोर होता था, पहले वो वाइड बोर नीडल यूज होती थी, तो तब ये कॉन्सेप्ट था कि आप 24 आवर्स के लिए पेशेंट को पिलो नहीं दो और हेड अप करने के लिए भी नहीं बोलो। लेकिन जो अभी हमारी नीडल्स अवेलेबल हैं वो बिल्कुल नैरो बोर वाली नीडल्स होती हैं, और उसमें CSF लीकेज का कोई रिस्क नहीं होता इफ इट इज डन इन एक्सपर्ट हैंड्स। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पिलो आप स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद नहीं देते हैं। सो आई थिंक आप एक बार ये भी कंफर्म करिए, बिकॉज आपके
हॉस्पिटल में जो एनेस्थेटिस्ट आ रहे हैं कि वो किस तरह की नीडल यूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो अभी भी वाइड बोर नीडल्स ही यूज कर रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग टू बी कंफर्म। अदरवाइज जो नैरो बोर नीडल अभी यूज हो रही है उसमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि आप पिल्लो नहीं देंगे पेशेंट को। Okay, thank you. Any more questions? So I would like to thank Dr. Bulbul Sood ma'am, who is one of the pillars, मान्यता के पीछे जो एक बहुत बड़ा पिलर है, जिनकी वजह से she is country head Japaigo, and because of her she has put in a lot of contribution. हमेशा आगे रहती हैं सबको मोटिवेट करने के लिए, and we will need her support throughout for spreading this manyata to other hospitals also. Thank you so much, ma'am. Thank you. Priyanka also is a great person who had been there patiently for all sessions. और प्रियंका आप कुछ कहना चाहते हो for anything, any message for the hospitals? यस मैम, फर्स्ट मैसेज कि अभी आप सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज लास्ट सेशन है, सो वी कैन टेक स्क्रीनशॉट, हम ले सके सबका एक साथ में। और फिर अब फाइनल प्रिपरेशन हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए। वो कब शुरू करेंगे आप असेसमेंट वाला? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक से असेसमेंट वाला पार्ट शुरू होगा। Hello, ma'am. Mr. Lily from Chikitsa. मैम अभी स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद 4 to 8 आवर्स में आपने बोला था ना, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, वो मेरा आंसर सेम ही है। मैंने जो आपको बताया कि जो नीडल्स अभी यूज हो रहा है 4 to 6 आवर्स के बाद पेशेंट मोबाइल हो जाता है उसमें। नीडल के ऊपर डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन था मैम, you know we learn all the criteria of cesarean section, why we doing it, but and we put on the what we call them, पर एक चीज समझ में ये नहीं आया मेरे कि जो mostly we have a reason to do it, but some people ask, okay, We will have to. अच्छा। क्वेश्चन मुझे बहुत क्लियर नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? प्लीज एक बार क्लियरली फिर से बोलिए। चिकित्सा हॉस्पिटल। No, that's okay. The point has been cleared. Thank you very much. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Thank you. I have also put feedback link, chat में feedback link भी डाला है, प्लीज आप उसको जरूर फिल कर दीजिएगा before you leave the meeting, okay? वो भी बहुत important है। Thank you, Ojaswini. Ojaswini had been coordinating for all the sessions for all of you. So a big thank you to her also. So thank you very much. Thank you, Dr. Sunita. I Thanks, just want to Dr. say- Mahima. Hanji, I ma'am. just want to say one thing, that thank you very much for the team from La Femme, and we at Japaigo are very fortunate to be working with such a dynamic and such involved team. And also please thank Dr. Shada Jain from our side, because she is the one who has been the biggest motivator, besides Dr. Pai, for starting the CSC in Delhi. And I know she had also taken several sessions during the training for this batch. So please, extend my regards to her also. Sure, ma'am, sure. And also, I would like to congratulate all the 17 maternity home who have joined in this journey towards quality improvement. And I would like to really thank each one of you for actively participating in it. I was told that every session more than 50 people or even more had participated. So, and there was a lot of involvement from not just the doctors, but the nursing staff, and asking question is most important, So whenever in doubt, as we heard people saying whether what to do after cesarean, we went to mobilize the patient. And so I think it's very important you keep asking question. And also, as जैसे डॉक्टर पाई कह रहे थे कि हम इसको एनालाइज भी करेंगे
what is happening using our option criteria in past, what is the data which is showing. But I will just urge each one of you to also talk to, even if one person can bring one more person, one more nursing home, into the fold of Manyata for Delhi, it will be very good. So 17, I expect that at least 17 more nursing home in your vicinity will join this. Each one, please talk to your friends, share your positive, I would say, impact that you've had with your staff. If you have liked it, then I think the best way for us to take this program forward is to join more people in the Manyata program. So thank you very much. Really appreciate it. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone, and heartiest Thank you, ma'am. congratulations to all of you. There will be an assessment next week, and Priyanka will keep you posted about it. उसके बाद आप सब लोग मान्यता accredited hospitals हो जाएंगे. So once again, congratulations. But one message which is last but not the least, कि आप इसको आगे भी follow करो. जो protocols आपने learn किए हैं, record maintenance and all, असेसमेंट होने के बाद भी अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहेंगे तो योर स्टैंडर्ड्स ऑफ योर हॉस्पिटल्स, योर नर्सिंग होम्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई. Once again, a very very big thank you to all of you and congratulations. Thank you so Dr. much. Sunita, can I just take a screenshot if everyone is ready? सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए. सब लोग अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो हम बस एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जस्ट फॉर द लास्ट मीटिंग. ओके, सो अब आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट. एक दो और ले लेती हूँ, 1 सेकेंड. ओके, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट. कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमसे वैसे भी ग्रुप में बात कर सकते हैं. Thank you, Jaswini. Thank you, so Dr. much. Sunita. Thank you, Dr. Bulbul. Bulbul. Thank Thank you, you. Dr. Bye-bye. Mahima. Thank you. Thanks, Priyanka. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Okay. Thank you. Bye.